हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बच्चे अपने घरों में अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका एक बार पुनः से मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बल कैसे लगता है, बल होता क्या है और बल के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है। चलिए आज के वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पहला बलों की खोजबीन, कि बलों की खोजबीन का करने का प्रयास कैसे किया जा सकता है, कैसे बलों को खोजा जा सकता है। ठीक है, आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ अधिक सीखने का प्रयास करते हैं जिससे हमें बलों के खोजबीन का पता चले। आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। देखिए, एक भारी संदूक लेकर उसको आप धकेलने का प्रयास करें और धकेलते जब आप इसको खिसका पाते हैं तो आप देखोगे क्या इसको खिसका पाएंगे। यदि आप अकेले नहीं खिसका पा रहे हैं तो उसी बक्से को आप किसी मित्र की सहायता से दोनों धक्के दे सकते हैं, तब भी आप क्या इसको खिसका सकते हैं। आप क्या महसूस करोगे कि एक व्यक्ति जब आप उसको अकेले धक्का दे रहे थे तो वो खिसक नहीं रहा था, जब दो आप मित्र और आप मिलकर उसको धक्का देते हैं तो उसको इसको धक्का देना आसान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह उसे विपरीत दिशा से धकेले, यानी उल्टी दिशा से, और आप जो है दूसरी दिशा से धकेलिए। तो क्या वस्तु गति में आएगी? यदि वस्तु गति में आती है तो इसकी गति किस दिशा में होगी, ये भी नोट करना है आपने। और जब आपको लग जाएगा पता, आप ये नोट कर लोगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा बल अधिक हुआ, आपका या आपके मित्र का। ठीक है, जैसा पहले मैंने बताया, दोनों आप धक्का देंगे, दूसरा एक दूसरे अपोजिट आप धक्का देंगे। तो इसके अलावा दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, रस्साकसी का खेल। जब आप रस्साकसी खेलते होंगे, आपको इसमें दो टोलियां चाहिए होती है। ठीक है, तो मान लीजिए तीन बच्चों की दो टोलियां हैं, एक तरफ तीन है, दूसरी तरफ तीन है। तो जैसे चित्र 11.3 में देखा हमने, अभी इस तरह 11.5 में देखेंगे। तो ये रस्साकसी का खेल है। रस्साकसी बिल्कुल देखिए, जब दो टोलियां आपस में आप धक्का दे रही हो, एक दूसरे को खींच रही हो, तो क्या होता है, कभी कभी जब आप एक दूसरे को खींचते हैं तो रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। होता है ऐसा, क्यों खिसकता है? इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जब दो टोलियां दोनों तरफ जोर लगाते हैं, अर्थात दोनों एक समान बल लगाती हैं, तो रस्सा नहीं खींचता है। लेकिन जैसे कोई एक टोली अधिक बल लगाती है तो रस्सा जो है उसी टोली की तरफ खींच जाता है। इसका मतलब जिस टोली ने अधिक बल लगाया वह उस रस्सी को अपनी तरफ खींच लेती है और वह विजयी घोषित कर दी जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ कि बल जो है उसी दिशा में गया, दूसरी दिशा में क्यों नहीं गया रस्सी? तो किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। जब एक दिशा में सभी ने बल लगाया तो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब आपने जो 11.2 हमने प्रयोग किया था, 11.2 क्या था हमारा, हाँ, ये जब हमने 11.2 किया था, गाड़ी को धक्का दिया था, तो गाड़ी को धक्का देते समय हमने क्या किया था, अपने मित्र से भारी संदूक की एक ही दिशा में धकेला था। तो क्या हुआ था, यदि वस्तु पर दो बल, अब बात आती है हमारी इन उदाहरणों के निचोड़ या कंक्लूजन पर। तो हमने पहले क्या किया, एक संदूक पर अकेले बल लगाया, तब वो नहीं खिसकता। इसका मतलब वस्तु का भार जो है हमारे बल से अधिक है, वस्तु बहुत भारी थी, इसलिए हम अपने उसको नहीं हिला पाए। जब हमने अपने मित्र को बोला तो दोनों ने हम एक दूसरे को बल लगाया एक ही दिशा में, तो वो वस्तु हिल जाती है। यानी इसका कारण क्या हुआ कि दोनों ने मित्रों ने जो दो बल लगाया वह ज़्यादा बल हो जाता है और दोनों बलों के नेट यानी योग से वह वस्तु हिल जाती है। ठीक है, धकेल पाते हो। लेकिन जब आप एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो दोनों ही, देखिए, जब एक दिशा से दूसरी दिशा में आप विपरीत दिशा में धकेल देते तो आपने क्या देखा, अगर उसमें दो बातें हो सकती है। अगर संदूक जो है अपनी जगह से नहीं हिलता, इसका मतलब होता है कि दोनों का बल बराबर था, यानी दोनों का बल संतुलित था। जब बराबर बल लगता है और उल्टी दिशा में लगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वस्तु नहीं हिलती, वस्तु की गति में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, परंतु मान लीजिए दोनों ने बल लगाया और किसी एक दिशा में वस्तु चलेगी। मान लो आपने बल लगाया और आपने अपने दोस्त की दिशा में बक्से को धकेल दिया, तो इस स्थिति में क्या हुआ, आपके द्वारा लगाया गया बल जो है आपके मित्र के द्वारा लगाया गया बल से ज़्यादा होता है, इसलिए वह दूसरी दिशा में चला गया संदूक। इस बल को कहते हैं असंतुलित बल। क्या कहते हैं? असंतुलित बल। तो इन उदाहरणों से हमने क्या सीखा
इन उदाहरण और दूसरी उदाहरण था रस्सी रस्साकसी का। तो जब दोनों टोलियाँ बल लगाती हैं तो रस्सी ने एक दिशा में, इसका मतलब दोनों बराबर लगा रही थी। जब किसी ने एक टोली ने ज़्यादा बल लगाया तो रस्सी उसने अपनी तरफ खींच ली। ठीक है, तो इन दोनों उदाहरणों से हमें यह पता चलता है कि एक बल दूसरे बल से बड़ा या छोटा हो सकता है, यानी बल की प्रबलता प्राय इसके परिमाण से मापी जाती है। तो इन दोनों उदाहरणों का कंक्लूजन यह है कि बल की जो प्रबलता है उनकी परिमाण से नापी जा सकती है। बल के बारे में बताते समय उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिस दिशा में कार्य करता है बल। यदि आप याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। यानी किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा व परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो उसका प्रभाव भी बदल जाता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु पे जब आप बल लगाते हो तो वस्तु की दिशा में और परिमाण में परिवर्तन होता है। तो ये समझ आया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है कौन? बल। तो बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण यह है कि जब आप क्रिकेट खेलते हो तो बैट्समैन बॉल जोर से मारता है तो बहुत तेज गति से बॉल जाती है आपकी तरफ। फिर आप एकदम से दोनों हाथ पीछे लगाकर बॉल की गति को रोक देते हैं। तो आपने क्या किया? वस्तु की गति में परिवर्तन किया आपने, है ना। वस्तु बहुत तेज गति से जाती है, एकदम से आपने उसको रोक दिया तो आपने क्या किया? बल लगाया, तभी रुकी ना, जोर से बल लगाया। तो इसका मतलब बल क्या कर सकता है? बल जो है वस्तु की गति की अवस्था में भी परिवर्तन कर सकता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, जब फुटबॉलर जो होता है पेनल्टी के लिए किक मारता है फुटबॉल को, ठीक है, तो किक लगने के पहले गेंद या फुटबॉल जो है विराम अवस्था में होती है, परंतु जैसे ही आपने जोर से उसके ऊपर विराम अवस्था में होती है और उसकी चाल भी क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने जोर से किक मारी तो वस्तु के ऊपर बल लगता है और इस बल के कारण गति में आ जाती है बॉल। और मान लीजिए गति जो है आपकी वस्तु में जोर से लगी तो आप मान लीजिए कि गोली जो गोल लगाने वाला होता है और गोल बचाने वाला गोलकीपर होता है, तो गोलकीपर वो गेंद को झपटता है या उछलता है, तो उसने भी क्या किया? और गेंद को पकड़ लेता है, तो उसने भी उस गेंद के ऊपर अपना बल लगाया और गेंद की जो गति आपने जो किक मारी थी उस किक के द्वारा जो गति प्राप्त हुई थी वह गति गोलकीपर ने अपने बल के द्वारा रोक लिया उस बल को, यानी उसकी गति को कम कर दिया और गोलकीपर ने बॉल को पकड़ लिया। इस स्थिति में देखो, पहले बॉल स्थिर थी, एक जगह खड़ी हुई थी, है ना, फिर आपने जोर लगाया, बल लगाया और बल को किक मारी और बल को गेंद को स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था कर दिया। तो आपने क्या किया? अपने बल के द्वारा वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन किया, स्थिर अवस्था से गतिज अवस्था में आ गई। फिर दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? जब आपने बॉल किक मारी तो बॉल गतिज अवस्था में आ गई थी, तो गोलकीपर ने जोर से बॉल पर पकड़ा, अपने बल लगाया और गतिज अवस्था से उसको विराम अवस्था में ले आया। तो इस प्रकार क्या हुआ? उसकी चाल भी फिर से दोबारा शून्य हो जाती है। तो इन प्रेक्षणों से क्या पता लगता है? इन प्रेक्षणों से यह पता लगता है कि बल द्वारा उसकी चाल भी बदली जा सकती है और गति भी बदली जा सकती है। तो गति की दिशा में वस्तु की चाल बढ़ जाती है यदि लगाया गया बल गति की दिशा में हो। तो यदि बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो वस्तु की चाल क्या हो जाती है? शून्य या कम हो जाती है। जैसे फुटबॉल था, पहले खड़ा हुआ था तो आपने किक मारी तो बॉल की स्थितिज अवस्था से गतिज अवस्था में आ गई तो उसकी चाल बढ़ गई, लेकिन गोलकीपर ने बॉल को पकड़ा, यानी गोलकीपर ने बॉल की उल्टी दिशा में बल लगाया और उसकी चाल को कम कर दिया। ठीक है, तो इन उदाहरणों से हमें यह पता चला कि बल जो है किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, अब एक और उदाहरण देख सकते हैं हम इसी अवस्था का कि किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा जो होती है वो किस प्रकार बदलती है, वो भी हम देख सकते हैं। कैसे? देखिए, एक और उदाहरण देख लेते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्राय विजयी चाल बनाने के लिए गेंदबाज गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम साथियों में पहुंचा देते हैं, है ना। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी तरफ पहुंचा दिया जाता है। तो क्रिकेट में बल्लेबाज, ये तो था वॉलीबॉल में। अब क्रिकेट में क्या होता है? क्रिकेट में बल्लेबाज जो है बल्ले से गेंद को बल लगाकर शॉट खेलता है। तो क्या इन दोनों स्थितियों में वॉलीबॉल वाली और
बल्लेबाज वाली, गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है गेंद की? इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा दोनों बदल जाती है। जब आप किसी वस्तु पे बल लगाते हो तो उसकी चाल भी बदल जाती है और उसकी दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, तो क्या इस प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन से। ठीक है, आगे है, किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा, फिर से बोलो, किसी वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, किसी वस्तु की चाल अथवा गति में होने वाले परिवर्तन या गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन, इन दोनों को गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। तो अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अंततः हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जब किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उस बल द्वारा उस वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी उस वस्तु को हम स्थितिज अवस्था से गतिज अवस्था में ला सकते हैं, यानी विराम अवस्था से गतिज अवस्था में ला सकते हैं, या गतिज अवस्था से दोबारा से विराम अवस्था में ला सकते हैं। ये हमने पढ़ा। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह हुआ कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, अब इसका पता करना है। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार क्या करते हैं, हम बल लगाते हैं परंतु वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं भी होता। ऐसा भी होता है। जैसे सपोज अब आप अकेले हैं और बहुत बड़ी अलमीरा है, आप खूब बल लगा रहे हो उसको, लेकिन वो अलमीरा नहीं हिल रही है, तो आपने बल तो लगाया ना। ऐसा थोड़ी कहते कि आपने बल नहीं लगाया, लेकिन वस्तु की गति में या स्थिति में परिवर्तन हुआ क्या? वो विराम अवस्था से गतिज अवस्था में आई? नहीं। तो इसका लिंक जो है उस वस्तु के द्रव्यमान से है, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो यह क्यों होता है? जब आप दीवार को बल लगाते हैं तो दीवार जो है हिलती नहीं है, आप बल तो लगा ही रहे, ठीक है, आपके बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि बल का वस्तु की आकृति पे क्या परिवर्तन पड़ता है। तो आज हमने पढ़ा बल का वस्तु की गति में क्या परिवर्तन पड़ता है, और साथ में हमने यह पढ़ा कि वस्तु जो है बल की प्रबलता उसके परिमाण पर निर्भर करती है। ठीक है, ये हमने आज के वीडियो में पढ़ा। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है बच्चों कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और उसको आपने अच्छे से ध्यान से सुना और देखा होगा। तो चलिए आज के टॉपिक की आपकी समझ को परखने के लिए चलते हैं आज के कार्यपत्र की तरफ। कार्यपत्रक में आज के आपको इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। वो अगर आप कर लेते हैं, इट मीन्स आप अपनी ईमानदारी से करेंगे बिना किसी हेल्प से, इट मीन्स आप जो हैं आज के टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं आज के कार्यपत्र की तरफ। तो बच्चों आज का कार्यपत्रक इस प्रकार रहेगा। आज के कार्यपत्रक में पहला प्रश्न है आपका कि क्या बल का प्रबलता प्राय किस पर निर्भर करती है? बल की यहाँ पे की होगा, कहा की जगह बल की प्रबलता प्राय किस पर निर्भर करती है? ठीक है, ये आप बताएंगे। प्रश्न नंबर दूसरा रहेगा, क्या बल लगाकर किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? आपने उदाहरण देकर समझाना है। तो ये 2 प्रश्न जो है आज के टॉपिक से रिलेटेड है आपके, ये आपके आज की टॉपिक की समझ को परखेंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप ये अच्छी तरह कर पाएंगे और आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इस टॉपिक से आगे का टॉपिक समझने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।